रोती हुई बबीता पैर पटककर कमरे में जाती है और अपने सास से कहती है, आज मैं अपनी माँ को फोन करके बुलाती हूँ। अब तो बर्दाश्त करने की हद पूरी हो गई। फटाक से कमरे का दरवाजा बंद कर मायके में अपनी माँ को फोन लगाने लगती है। पीछे से बबीता की सास अंबिका जी भागी भागी आती है और खिड़की से बहू को आवाज देती हुई कहती है, बहू, घर की बात घर में ही रहने दो। क्यों अपने मायके वालों को छोटी छोटी बात पर फोन करके परेशान करती हो? ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि तुम अपने मायके फोन करके सब कुछ बताओ, और ससुराल में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अब बात करने से बात नहीं बनेगी। हर बात की रोक टोक मेरे ऊपर ही लगाती हो। क्या तुम्हारे घर की परिस्थितियों की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ? तुम मेरे ऊपर ही सारे रोक क्यों? अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। घर के सारे पैसों पर कब्जा जमा कर बैठी हो। अपने हिसाब से ही मुझे खर्च करने के लिए देती हो। तुम्हारी एफडी के पैसे आते हैं, घर का किराया भी आता है, फिर भी खर्च के लिए किच किच करती रहती हो। एक बार मेरे हाथ में घर की मालकी दो, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ घर का खर्च कैसे चलाया जाता है। अंबिका जी बाहर से अपनी बहू को मना करते रह जाती है, लेकिन बहू फोन पर माँ से रोती हुई कहती है, माँ, तुम्हें पता है आज मेरी सास ने मुझे कितना डांटा, वह भी सिर्फ 10,000 रुपए के लिए। क्या बेटा तुम्हारी उस सास ने डांटा? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें डांटने की? हर पाबंदी मेरे ऊपर ही लगती है। हर छोटी से छोटी चीज के लिए मुझे ही मना करती है। उनके बेटे की नौकरी चली गई तो इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। घर में पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ जरूरत है जिन्हें इन लोगों को पूरा करना पड़ेगा, चाहे पैसे हो या ना हो। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर उनके पास जरूरत भी पूरी करने की हैसियत नहीं है तो मैं अपनी बेटी को अपने पास वापस मायके ले आऊंगी। तू चिंता मत कर बेटी, थोड़ी ही देर में तेरे ससुराल आ रही हूँ। तुझे लेने के लिए अपना सामान तैयार रखना। अंबिका जी खिड़की के बाहर से बहू की सारी बातें सुन रही थी। फोन रखते ही बबीता अलमारी से बैग निकालकर उसमें सामान पैक करने लगती है, जिसे देखकर अंबिका जी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बेटा भी घर पर नहीं है। वह बार बार दरवाजा बजाकर बहू से दरवाजा खोलने की गुजारिश कर रही है। बहू गुस्से से दरवाजा खोलकर कहती है, अब क्या हुआ? मेरी माँ का नाम सुनते ही डर गई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी माँ आ रही है, आज ही उनके साथ वापस चली जाऊंगी। बेटा, छोटी छोटी बात पर मायके चले जाना समझदारी की बात नहीं है। अगर घर में पैसों की तंगी है तो मेरे और बेटे के साथ साथ तुम्हें भी तो इस बात को समझना होगा। तुम भी तो इस घर की सदस्य हो। जब बेटे की नौकरी थी तब मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं रोका। जितना पैसा खर्च करना होता था तुम करती थी, मैं कभी कुछ नहीं कहती थी। लेकिन आज घर का खर्च सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को किराए पर उठाकर चलता है। बबीता अपने सास की एक नहीं सुनती और सारे बैग तैयार कर लिए। थोड़ी ही देर में अंबिका जी की समधन माया जी आ जाती है और भागते हुए बेटी के कमरे में गई। दूसरी तरफ कोने में अंबिका जी खड़ी है और फिर कहती है, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ आ गई है। फिर अंबिका जी की तरफ उंगली दिखाते हुए बबीता की माँ कहती है, समधन जी, मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी बेटी को बहुत अच्छे से रखते हैं, उसकी हर फरमाइश पूरी करते हैं। लेकिन मैं गलत थी। आज मेरी बेटी ने मुझे रोकर इस तरह से फोन किया है। उससे सब जाहिर हो गया है कि तुम सब मेरी बेटी के साथ अत्याचार करते हो, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, छोटी छोटी चीजों को खरीदने से मना कर देते हो। लेकिन तुम लोग शायद यह भूल गए हो कि उसकी माँ अभी जिंदा है। मैं अपनी बेटी को वापस ले जा रही हूँ। चलो बेटा, अपनी माँ के घर चलो। अंबिका देवी समधन की बातें सुनकर उन्हें समझाते हुए कहती है, लेकिन आपने तो दुनिया देखी, और फिर किस घर में सास बहू में थोड़ी बहुत नोक झोंक नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बहू को सीधा मायके ले जाकर बिठा लें। आप भी बहू बेटों वाली है, मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझती होगी। आप घर में आई बहुत अच्छी बात है, बैठकर चाय नाश्ता करिए, खाना बनाती हूँ, खाना खाकर जाइए। लेकिन मेरी बहू को अपने घर वापस मत ले जाइए। घर की बात घर में ही रहने दीजिए, हम आपस में निपट लेंगे। ऐसे कैसे घर की बात घर में रहने दीजिए? ये मेरी बेटी की बात है। तुम्हारे घर की बात सिर्फ तुम्हारे घर की बात नहीं है। मेरी बेटी को तुम्हारे घर में इतना दुख तकलीफ है और तुम कह रही हो कि उसे इधर ही छोड़कर जाऊं। यह तो संभव नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आंख में आंसू आए हैं। तुम लोगों को भी खून के आंसू रुलाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। चलो बेटा, अपना सामान उठाओ और चलो अपनी माँ के घर।
अंबिका जी के बहुत मना करने के बावजूद भी बबीता अपनी माँ के साथ मायके चली जाती है। अंबिका जी कोने में चुपचाप खड़ी रह जाती है। इधर शाम को थका हारा अंबिका जी का बेटा साहिल आता है और बबीता को आवाज देते हुए कहता है, अरे बबीता है, जरा एक कप चाय बना दो तो बहुत सर दुख रहा है। अंबिका जी अपने बेटे के लिए चाय बनाकर ले आती है। तो साहिल कहता है कि क्या हुआ माँ, बबीता घर पर नहीं है, आप मुझे इतनी उदास क्यों लग रही है, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, तू मेरी छोड़ अपनी बता, कैसा रहा आज का दिन? आज तुम्हारे 2 इंटरव्यू थे, कैसे रहे क्या लगता है? इन दोनों में से कहीं ना कहीं तुम्हारी जॉब लग जाएगी। हाँ माँ, इंटरव्यू तो दोनों ही अच्छे गए, अब देखता हूँ कब तक उधर से कॉल आता है। मैं तो अपनी तरफ से जॉब ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता है आजकल मेरी किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही है। अगर इन दोनों में से मेरी कहीं जॉब लग जाती है तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और बबीता को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वैसे बबीता दिखाई नहीं दे रही है, अपने कमरे में सो रही है क्या? नहीं बेटा, हिचकते हुए अंबिका जी कहती हैं, सुबह बबीता को करवा चौथ की शॉपिंग के लिए 10,000 रुपए चाहिए थे बेटा। अगर मैं उसे 10,000 रुपए दे देती तो अभी पूरा महीना बाकी है, घर का खर्च कैसे चलता? बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला पा रही हूँ। मैं तो यह कहो तो मैंने कुछ पैसे अपने बचत के रखे हुए थे, जिससे 2-3 महीने का काम चल गया। लेकिन बहू अभी हमारे घर की आर्थिक परिस्थितियों को समझने के लिए तैयार नहीं थी। बहू के हाथ पहले की तरह आज भी खुले हुए हैं। बस इसी बात को लेकर जब देखो तब मुंह फुला लेती है कि मैं पूरे घर की मालकिन बनी बैठी हूँ। मुझे घर की मालकी दे दो, सारे पैसे मुझे दिया करो, मैं अपने हिसाब से घर चलाऊंगी, फिर देखना कितने अच्छे से घर चलाती हूँ। पूरे घर के पैसों पर बुढ़िया कुंडली मारकर बैठी है, अगर खर्च करती भी है तो एकदम कंजूसी से। कल भी बहू ने पिज्जा ऑर्डर करने के लिए पैसे मांगे थे, जो बेटा मैं नहीं दे पाई। अब तुम ही बताओ कि मैं इतने सारे पैसे उसे कैसे दे दूं? यह तो भला हो तुम्हारे पिताजी का जो हमें 2 मंजिला मकान बनवा कर दे गए थे, इसलिए मैं घर के खर्च चलाने के लिए ऊपर वाली मंजिल को किराए पर दे दिया, जिससे 10,000 रुपए आते हैं और घर का खर्च चल रहा है। हाँ माँ, ये बात तो सही है, और इसमें सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट तो आपको ही करना पड़ रहा है। हमारा कमरा तो पहले से ही नीचे था, लेकिन आपका कमरा जब से घर बना है ऊपर ही था। लेकिन आपको इस आर्थिक तंगी की वजह से अपने कमरे को छोड़कर नीचे मेहमानों वाले कमरे में जाकर रहना पड़ रहा है। तो क्या हो गया बेटा, नीचे मेहमानों वाला कमरा भी तो हमारा ही है। थोड़ा बहुत जिंदगी में कभी कभार कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिसमें हमें उन्हीं के हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो और मुसीबत हमारे सामने आने के लिए खड़ी होती है। इसलिए हमें सोच समझकर काम करना पड़ता है। बेटा, थोड़े बहुत पैसे हारी बीमारी के लिए भी बचा कर रखने पड़ते हैं। फिर माँ क्या हुआ? बबीता को अपने पैसे नहीं दिए तो उसने कुछ कहा नहीं? हाँ बेटा, इसीलिए तो उसने अपनी माँ को फोन करके बुला लिया और माँ के साथ मायके चली गई। क्या माँ बबीता इतनी छोटी सी बात पर मायके चली गई? मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? छोटी छोटी बातों को भी बबीता समझने की कोशिश नहीं करती। अब इतनी सी बात पर मायके जाने की क्या जरूरत थी? चलो छोड़ो बेटा, कोई बात नहीं। अब बबीता का गुस्सा ठंडा हो गया होगा तो उसे फोन करो और वापस बुला लो। नहीं माँ, मैं उसे फोन नहीं करूंगा। ना तो वह मुझे बताकर गई और ना ही मुझसे पूछकर। अरे बेटा, ऐसी बातें नहीं करते बहू, इन सारी बातों को नहीं समझती तो क्या तुम भी नहीं समझोगे? घर गृहस्थी की गाड़ी में एक को तो झुकना ही पड़ता है। अगर दोनों ही गुस्से में रहेंगे तो कभी बात नहीं बनेगी। इसलिए तू मेरी बात मान और बहू को फोन कर। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर बाद बबीता को फोन करता हूँ। मन न होते हुए भी साहिल माँ के कहने पर बबीता को फोन करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ बबीता अपनी माँ के घर पहुंच गई। जब बड़े बड़े बैग लेकर पहुंची तो हाल में उसके भाई भाभी बैठे हुए थे। बबीता को बड़े बड़े बैग के साथ मायके आया हुआ देखकर उसकी भाभी चेतना हैरान रह गई। भाई भी हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ बबीता, सब ठीक तो है ना? तो बबीता की माँ बड़ी ही अकड़ के साथ कहती है, क्या समझ रखा है उन लोगों ने, मेरी बेटी के साथ कैसा भी व्यवहार करेंगे और मैं सहन कर लूंगी। ले आई हूं अपनी बेटी को अपने घर। क्या माँ, तुम बबीता को उसके ससुराल लेने गई थी? ऐसी भी क्या आफत आ गई थी जो आप लेने चली गई? मुझसे कह देती, मैं चला जाता है। बबीता, सब ठीक तो है? हाँ भैया, सब ठीक है। अब मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूँ। मुझे नहीं जाना उस घर में, जहाँ मेरी कोई सुनता नहीं।
मेरी छोटी छोटी फरमाइश भी पूरी नहीं करता। सिर्फ 10,000 रुपए ही तो मांगे थे। मम्मी जी से वह भी देने से मना कर दिए। मेरी माँ को ही देख लो, भाभी की हर फरमाइश पूरी करती है। बबीता की भाभी ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वह अंबिका जी को बहुत अच्छे से जानती है। दूर के रिश्ते में अंबिका जी उसकी बुआ भी लगती है। कहती हैं, नहीं बबीता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बुआ जी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह बहुत अच्छी है। आंखें तैराते हुए माया जी कहती हैं, बहू, तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी बेटी झूठ बोल रही है। तभी भाई कहता है, माँ, बबीता को छोटी सी लड़ाई झगड़े के बाद मायके ले आना अच्छी बात नहीं है। आंटी जी और जीजा जी को कितना बुरा लगा होगा। ये सब देखकर बबीता कहती है, हाँ हाँ भैया, मैं सब समझ रही हूँ। मेरे आने से आपको और भाभी को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये सारी बातें कर रहे हो। बेटा, तू चिंता मत कर। तेरी माँ अभी जिंदा है और तुझे अपने घर में लेकर आई हूँ तो अपने दम पर लेकर आई हूँ, तुम्हारे भाई भाभी के दम पर नहीं। मेरी पेंशन के पैसे आते हैं और ये पूरा घर भी मेरा ही है। तो क्या इस घर में मैं अपनी बेटी को नहीं बुला सकती हूँ? मैं अपनी बेटी को पूरी जिंदगी अपने साथ रख सकती हूँ और उसके खर्च भी चला सकती हूँ। पूरे 40,000 रुपए पेंशन मिलती है। मुझे यह सुनकर चेतना से नहीं रह जाता। वह कहती है, अम्मा जी, वैसे भी आधी से ज्यादा पेंशन तो हर महीने दीदी ही ले जाती थी। थोड़ी बहुत हम लोगों के लिए बचती थी। अब वह घर पर आ गई है तो वह भी हमारी न रही। हमारे घर के हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। तुम्हारे बेटे की दुकान भी ठीक ठाक ही चल रही है। घर का खर्चा पेंशन के पैसों से ही चलता है। बड़ी मुश्किल से हम लोग अपने बच्चों की स्कूल फीस निकाल पाते हैं। हर चीज में कटौती करते हैं, तब जाकर घर चला पा रहे हैं। आपने दीदी की शादी में ही सारा फंड खर्च कर दिया था। उनके लिए सारा सामान खरीद कर दिया, साथ ही साथ बहुत सारा जेवर भी बनवा कर दिया। सब कुछ उन्हीं के हिसाब से किया था। हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। थोड़ी सी पेंशन थी, उसमें भी आधे पैसे बचते थे। आप दीदी को घर ले आई हो तो वह भी नहीं बचेंगे। बहू की बात सुनकर माया जी गुस्से में आग बबूला हुई। कहती हैं, बेटा, तुम्हारी पत्नी के जवान बहुत ज्यादा चलने लगी है। मैं गरीब घर की लड़की को इसलिए अपने घर की बहू बनाया था कि हमारे घर में दब कर रहेगी, हर चीजों में एडजस्ट करके रहेगी। हम जैसा करेंगे, वैसे जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ, कुछ दिनों से तुम्हारी पत्नी के जवान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। यह सुनकर के चेतना की आंखों में आंसू आ गए। दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर वह अपने कमरे में चली गई। अरे महारानी, अब कमरे में कहाँ जा रही हो? मेरी बेटी आई है, रसोई में जाकर उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर लाओ। बताओ बेटा, क्या खाओगी? जो तुम खाओगी वही बनवाएंगे। तुम्हारी भाभी से माँ, मैं आज घर का खाना नहीं खाऊंगी। ससुराल में घर का खाना खा खाकर बोर हो गई थी। मेरी बूढ़ी सास मुझे कुछ भी बाहर का नहीं मांगने देती थी। हमारे पैसे की ही तंगी बताती रहती थी। आज ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी, सब कुछ अपनी पसंद का मंगवाऊंगी। ठीक है बेटा, तुझे जो मंगवाना है मंगवा ले। तेरी माँ के पास पेंशन के पैसे आते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। फोन निकालकर बबीता अलग अलग तरह के 2-3 पिज्जा ऑर्डर कर देती है। साथ में बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, बहुत कुछ बाहर का खाना मंगा लेती है। अपने कमरे में बैठकर सब कुछ खाने लगती है। तभी साहिल बबीता को वीडियो कॉल करता है। बबीता भी ये दिखाने के लिए अपनी माँ के घर में आकर कितनी खुश है, वीडियो कॉल उठाती है। साहिल कहता है, बबीता, तुम बिना बताए मायके क्यों चली गई? इधर माँ और हम दोनों तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। बबीता फोन पर अपने सामने रखे हुए पिज्जा बर्गर को दिखाते हुए कहती है, मेरी चिंता मत करो, मैं अब अपनी माँ के घर आ गई हूँ, बहुत सुखी हूँ। देखो, जो मुझे खाना था मैंने ऑर्डर कर लिया। मेरी माँ ने एक बार भी मना नहीं किया। तुम्हारी माँ तो छोटी छोटी बातों पर भी रोक टोक लगाती है। पूरे घर के मालकिन बनी बैठी है, किराए के पैसे रखती है और एफडी के जो पैसे आते हैं उसको भी रखती है। मुझे उसके आगे हाथ फैलाकर पैसे मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं। बबीता की न समझी भरी बातों को सुनकर साहिल को गुस्सा आ जाता है और वह फोन का काट देता है। पास में बैठी हुई अंबिका जी कहती हैं, बेटा, फोन क्यों काट दिया माँ? मैंने उससे बात करने के लिए फोन किया था, लेकिन वह तो अपने मायके की अकड़ दिखा रही है। रह लेने दो, उसे अपनी माँ के घर कर लेने दो। अपने सारे अरमान पूरे, जब उसे हमारी जरूरत होगी आ जाएगी। बबीता के अलावा भी मेरे पास बहुत काम है। एक बार जॉब मिल जाने दो, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
कुछ दिनों में करवा चौथ आने वाला है, चेतना अपनी सास से कहती है। माँ जी, करवा चौथ आने वाला है। सोच रही हूँ अपने लिए एक साड़ी खरीद लूं करवा चौथ पर पहनने के लिए। हाँ माँ, भाभी के साथ में भी बाजार जाऊंगी। मुझे भी करवा चौथ की साड़ी खरीदनी है। मैंने अपने सास से करवा चौथ की शॉपिंग के लिए 10,000 रुपए मांगे थे, तो उन्होंने मना कर दिया था। सिर्फ 1,000 रुपए दे रही थी माँ। क्या 1,000 रुपए में साड़ी खरीदी जाती है? अपनी शादी में डेली यूज में पहनने वाली साड़ियां 2,000 की खरीदी थी, और वह मुझे करवा चौथ पर 1,000 रुपए थमा रही थी। बेटी के हाथ में 10,000 रुपए रखते हुए माया जी कहती हैं, बबीता अपने पसंद की साड़ी खरीद लो और उसके मैचिंग की चूड़ियां भी खरीद लेना। पास में खड़ी हुई चेतन कहती है, माँ, मुझे भी तो साड़ी लेनी है, मुझे भी तो पैसे दे दो। तुम्हें साड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? कोई पुरानी साड़ी रखी होगी, वहीं ड्राई क्लीन करवा कर पहन लो। और अभी सर्दियों में तुम्हारे मायके में शादी है, मुझे फिर से नई साड़ी दिलानी पड़ेगी तो तभी दिलवाऊंगी। अभी करवा चौथ पर पुरानी साड़ी से काम चला लो। सास का दोहरा व्यवहार देखकर चेतना का मन अपनी सास और ननद के लिए खराब हो जाता है। आए दिन बबीता भाभी से खाने पीने की फरमाइश करती रहती। कभी यह बना दो, कभी वह बना दो। पूरा दिन चेतना रसोई में खड़ी रहती और बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाती। बबीता और उसकी माँ हाल में बैठकर बातें कर रहे हैं, और हाल में चेतना के दोनों बच्चे खेल रहे हैं। खेलने में चेतना की बेटी गिर जाती है, जिससे उसके घुटनों में बहुत तेज चोट लग जाती है। खून निकलने लगता है, तो बहुत देर तक रोती ही रही, लेकिन बबीता और उसकी माँ ने अपनी पोती को नहीं उठाया। दोनों कमरे में चली गई। इस समय सोहन अपनी दुकान से वापस आया, तो देखता है कि माँ और उसकी बहन आराम से कमरे में बैठकर बातें कर रही हैं। पास में ही बेटी रो रही है, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं रहा है। सोहन को गुस्सा आ जाता है और कहता है, माँ, जरा बाहर आओ, कुछ बात करनी है। दोनों बाहर आ जाती है माँ। बहुत हो गया, अब तुम माँ बेटी इस घर में आराम से रहो। हम दोनों अपने बच्चों को लेकर इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। मेरी पत्नी पूरा दिन रसोई में खाना बनाने में व्यस्त रहती है। ना तो बच्चों को ठीक से पढ़ा पा रही है, ना ही उन पर ध्यान दे पा रही है। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो क्या बबीता उन्हें थोड़ा सा पढ़ा भी नहीं सकती? घर में कोई काम नहीं करती है। पूरा दिन दोनों लोग बैठकर आराम से बातें करती रहती हो। ना तो घर में किसी काम में हाथ बंटाती हो, और ना ही बच्चों को संभालती हो। ऊपर से अपने पैसों की अकड़ अलग दिखती हो। रहो अपने पैसों और अपनी बेटी के साथ। हमारे पास जितना पैसा है, उतने में हम आराम से रह लेंगे और एक दूसरे को समय भी दे देंगे। जिसे सुनकर बबीता और उसकी माँ दंग रह जाती है। अगर भैया भाभी घर से चले गए, तो उनकी फरमाइश कौन पूरी करेगा? खाना कौन बनाएगा? घर कौन संभालेगा? बेटा, तुम घर छोड़कर चले जाओगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? तुम दोनों हमारे इकलौते बेटे बहू हो, तुम्हारा फर्ज बनता है हमारी देखभाल करना। माँ, मेरा फर्ज आपकी देखभाल करना बनता है, तो बबीता का फर्ज भी अपनी सास और पति की देखभाल करना बनता है। लेकिन वह तो अपने ससुराल की कमियां गिनगिनाते नहीं थकती है। थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट अपने ससुराल में नहीं कर सकती है। अब बस बहुत हुआ, मैं नहीं रहूंगा इस घर में। तभी अंबिका जी का फोन बबीता जी की माँ के पास आता है, और वह कहती है, समधन जी, मेरे बेटे को नौकरी मिल गई है। आप चाहे तो जिस तरह से आपकी बेटी को अपने ससुराल ले गई थी, उसी तरह से वापस भी कर जाइए। मैं क्यों वापस छोड़ने आऊं? साहिल को भेज दीजिए, वह ले जाएगा। नहीं समधन जी, जिस तरह आप अपनी बेटी को लेकर गई थी, वैसे ही आप वापस भेज दीजिए। मेरा बेटा बबीता को लेने नहीं आएगा, और बेटा भी बबीता को ससुराल लाने के लिए तैयार नहीं है। अगर वह ससुराल आना चाहती है, तो जैसे आप ले गई थी वैसे ही उसको वापस भेज दीजिएगा। शादी के बाद बेटियां मायके नहीं, ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। इससे ज्यादा हमें आपसे कुछ नहीं कहना। आगे आप खुद समझदार हैं। इतना कहकर अंबिका जी फोन काट देती है। बेटी के आने से घर के जो हालात और परिस्थितियां बन रही थीं, कि बेटे बहू भी बबीता जी की वजह से घर छोड़ने के लिए तैयार थे। कहीं माया जी के घर का माहौल बिगड़ ना जाए, इसलिए वह अपनी बेटी को उसके ससुराल भेजने के लिए राजी हो जाती है। बेटी से कहती है, बबीता, तुम्हारी सास का फोन आया था, साहिल की नौकरी लग गई। अब तुम अपने ससुराल में आराम से जाकर रह सकती हो। माया जी को अंदर ही अंदर डर खाए जा रहा था कि कहीं बेटी के वजह से उनके बहू बेटे हाथ से ना निकल जाएं। बेटी तो एक न एक दिन अपने ससुराल चली जाएगी, मुझे तो अपने बेटे बहू के साथ ही रहना है। बबीता भी कहीं ना कहीं माँ की मनसा समझ जाती है।
वह बिना कुछ कहे ससुराल जाने के लिए राजी हो जाती है। इधर माया जी अपने बहू बेटे को जाने से रोकते हुए कहती हैं कि बेटा, बबीता अपने ससुराल जा रही है। अब तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी घर में रहो। ये अगर तुम्हारा भी है, इस घर को छोड़कर जाओगे तो 4 लोग ताने मारेंगे और मुझसे तरह तरह के सवाल करेंगे कि तुम्हारे बहू बेटे घर छोड़कर क्यों चले गए और बेटी ससुराल से मायके में आकर क्यों बैठी हुई है। बबीता अपनी माँ की सारी बातें सुन लेती है और उसे आज एहसास हो रहा था कि उसने ससुराल से मायके आकर कितनी बड़ी गलती की थी। आज जब मेरी भाभी घर छोड़कर जा रही है तो समाज के 4 लोग मुझसे सवाल करेंगे। मुझे मायके भेजने के लिए और अपने बहू बेटे को रोकने के लिए हाथ पैर जोड़ रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन मैंने तो अपनी सास की एक नहीं मानी थी। मेरी सास ने भी कितने हाथ पैर जोड़े थे। मेरे आने के बाद उनको भी कितना कुछ सुनना पड़ा होगा। बबीता को कुछ कुछ चीज समझ में आने लगी थी और वह चुपचाप से अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में माया जी बबीता जी को लेकर पहुंचती है तो साहिल और अंबिका जी अपनी बहू के आने का इंतजार कर रहे थे। सभी को चाय नाश्ता कराने के बाद चाबी के गुच्छे को बहू के हाथ में थमाते हुए अंबिका जी कहती हैं, ये लो बहू, घर की मालकिन, और आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। अब सारी मालकी तुम ही संभालो। वैसे भी मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे ये सब नहीं संभाला जाता। घर में बहू है तो वही घर गृहस्थी संभाले, बाकी कहाँ से कितने पैसे आते हैं ये तो तुम्हें पता ही है। अब वह सारे पैसे भी तुम ही लेना और अपने हिसाब से घर गृहस्थी चलाना। उम्मीद करती हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगी। यह देखकर माया जी शर्मिंदा हो जाती है और कि जिस सास बहू के बीच में वह कलह पैदा कर रही थी, कितनी आसानी से इस सास ने आज घर की सारी जिम्मेदारियां और मालकिन अपनी बहू को ऐसे ही खुशी खुशी दे दी, जबकि मैं तो अपनी बहू को गिन गिन कर पैसे देती हूँ, हमेशा उसे दबाकर रखती हूँ, पूरे घर में रोब जमाती हूँ, कभी बहू बेटे को कुछ बोलने नहीं देती हूँ, जबकि पूरे घर गृहस्थी को मेरी बहू ही संभाले हुए हैं। फिर भी मैं उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती हूँ। आज बबीता के साथ साथ उसकी माँ की में आंखें खुल रही थीं। तभी बबीता के ससुराल में पीछे से उसके भाई भाभी बच्चों को लेकर आ जाते हैं। अरे भाभी, आप भी आ रही तो हमारे साथ ही आ जाती। अरे नहीं नहीं, वह तो बुआ का फोन आया कि तुम लोग भी आ जाओ, इसलिए हम लोग आ गए। रसोई में अंबिका जी सबके लिए नाश्ता लेने जाती है तो पीछे से चेतना भी आ जाती है। अंबिका जी चेतना का धन्यवाद करती हुई कहती है, चेतना, अगर आज तुम हमारा साथ ना देती तो पता नहीं हमारी बहू को कब अक्ल आई और कब तक वह घर वापस लौट कर आती है। हाँ बुआ जी, मेरी ननंद और आपकी बहू को सबक सिखाने के लिए ही मैं और सोहन ने घर से अलग रहने का नाटक किया था, वरना अपनी सास को अकेला छोड़कर एक ही शहर में अलग रहने का कोई मतलब ही नहीं है। वह तो सिर्फ एक नाटक था और अच्छा हुआ। उस नाटक में बबीता को अक्ल आ गई और साथ ही साथ मांझी भी डर के अपनी बेटी को ससुराल छोड़ गई यहाँ। बेटा, ये तो तुम सही कह रही हो। अंबिका जी और चेतना जी इतना कहकर हंसने लगती है। थोड़ी देर में सभी लोग चले जाते हैं। बबीता के घर की जिम्मेदारी अपने सर पर लेकर एक मुसीबत और मोड़ ले ली है। पहले हर बात पर सास को ताने देने वाली और फिजूल खर्ची करने वाली बबीता अब हर खर्चे को डायरी में लिखने लगी है। सोच समझकर खर्च करने लगी है। कितने का किराना आना है, कितने पैसे के दूध के देने हैं, चाहे घर में 4 लोग आते जाते हैं तो उनका भी आना जाना देखना है। बड़ी मुश्किल से बबीता घर की जिम्मेदारी को संभाल पा रही थी। कई बार उसका मन हुआ कि वह सास को चाबी का गुच्छा वापस कर दे, क्योंकि ना तो वह अपने मन का कर पा रही थी और ना ही हाथ खोलकर पैसे खर्च कर पा रही थी। साहिल की नौकरी के पैसे आने के बावजूद भी बबीता पैसे इस तरह से खर्च करती थी कि बाद में उसके पास कुछ नहीं बचता था, लेकिन अपनी सास से भी कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि जब तक सास के पास मालकी थी तब तक वह उन्हें कोसती ही रहती थी कि तुम बहुत कंजूसी करती हो, पैसे छुपा कर रखती हो, खर्च करने के लिए नहीं देती हो। लेकिन आज जब खुद पर मालकी की जिम्मेदारी पड़ी तो उसे आटे तेल का भाव समझ में आ गया। 2 महीने भी नहीं गुजार पाए। थककर चाबी का कुछ अपने सास के पास लेकर गई और बोली, मांझी है चाबी का गुच्छा और घर की मालकिन आप ही संभालिए। मेरे बस की नहीं है, मुझे यह सब सीखने में बहुत समय लगेगा। हाँ, मुझे इन 3-4 महीना में इतना तो समझ में आ गया है कि मेरी नासमझी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है।
अब मैं अपनी बुरी आदतों को सुधारने की कोशिश करूंगी, लेकिन घर की मालकी नहीं लूंगी। आप अपने हिसाब से घर खर्च करिए। जब तक आपके हाथ में मालकी थी, मैं हाथ खोलकर पैसा खर्च तो कर लेती थी। लेकिन जब से अपनी ऊपर घर की जिम्मेदारी ली है, तब से अपने लिए कुछ भी सोच नहीं पाती हूँ। पास में बैठा हुआ साहिल हंसता हुआ कहता है, क्यों? क्या हुआ बबीता? पहले तो तुम्हें माँ की मालकी बिल्कुल भी सुहाती नहीं थी, और आज तुम्हारे पास घर की मालकी आ गई है, तो तुम चाबी का गुच्छा वापस कर रही हो। हाँ हाँ साहिल, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। मुझे अभी ये सारी चीज सीखने में बहुत समय लगेगा। जब हमारे बच्चे हो जाएंगे, तब हम भी अपनी जिम्मेदारियां को निभाना सीख जाएंगे। मां जी, मुझे माफ कर दो। मैं ना समझी। मैं कई बार आपका दिल दुखाया है, और साहिल, तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे समझ में आ गया कि मुझे किस तरह से अपने ससुराल में रहना है। अंबिका जी बहू को गले लगाते हुए कहती है, अरे बहुत तुम चिंता मत करो। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम और साहिल हैं तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हें धीरे धीरे करके रिश्ते की सारी चीज सिखा दूंगी। सास सिर्फ नोक झोंक के लिए नहीं होती है, बल्कि सास का काम अपनी बहू को घर गृहस्थी की बातें को सिखाना होता है। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो। पास में बैठे हुए साहिल से अंबिका जी कहती हैं, अरे साहिल, दिवाली आ रही है। जाओ बहू को एक अच्छी सी साड़ी दिला लाओ। दिवाली पर मेरी बहू साड़ी पहनेगी। माँ जी, आप भी हमारे साथ चलिए। मैंने आपको कभी साड़ी खरीदते हुए नहीं देखा है। हमारे साथ एक नई साड़ी आप भी खरीद लीजिए। सास बहू के इस प्रेम को देखकर साहिल मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, और दूसरी तरफ बबीता की माँ भी अपने बहू बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी, और अब उन पर कोई रोब नहीं जमाती थी। तो दोस्तों, सास बहू का रिश्ता सिर्फ नोक झोंक तक ही सीमित नहीं होता है। हमें जिंदगी की ऐसी सीख देती है जो हमेशा हमारे काम आती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।